गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, जो कि हिस्ट्री आइसोमर्स का ही सेकेंड पार्ट रहता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों को कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और ये भी एक आसान सा टॉपिक होता है। आसान इन द सेंस कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये इजली यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ऐसा नहीं कि 2 मिनट देखें तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इससे अच्छा है कि वीडियो को आप ना देखें। तो वीडियो को अगर देखते हैं तो पूरा वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ पाएगा एक्चुअली कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता है क्या यहाँ पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। इफ़ द टू स्टीरियो आइसोमर्स आर सेल्फ इंटरकन्वर्टेबल विदाउट ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड, that means single bond, then they are called conformers, and this phenomena is called conformational isomerism. Next, conformers are also called rotational isomers. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखेंगे कि रोटेशनल आइसोमर्स किसको बोलते हैं हम लोग, कन्फॉर्मर्स को ही, क्योंकि ये रोटेशन के बाद ये इसका दूसरा नया आइसोमर बन पाता है। कन्फॉर्म देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है। इस सारे पॉइंट का हम लोग मीनिंग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ फ्री रोटेशन अलॉन्ग ए सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन जब होता है तो फिर नया कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डेवलप हो पाता है, नया बन पाता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे हैं, नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट बट आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स स्टेबल कन्फॉर्मर्स आर लिमिटेड। इन अब यहाँ पे नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आएगा एग्जाम में तो हम लोग इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, उसमें जो स्टेबल कन्फॉर्मर्स है उसी कन्फर्मर्स को हम लोग काउंट करते हैं और वो कुछ लिमिटेड होता है, हम लोग काउंट करेंगे एग्जाम्पल में वहाँ पे। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है कन्फॉर्मेशनल एनर्जी। तो कन्फॉर्मेशनल एनर्जी क्या है, इसके डेफिनेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे है, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स एंड लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स। वो देखेंगे एग्जाम्पल में जो स्टेबिलिटी हम लोग कन्फॉर्मर्स का निकालेंगे वहाँ पे है, जो मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल का कन्फर्मर्स के बीच का डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल एनर्जी। एज द साइज ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेज कन्फॉर्मेशनल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। जो कन्फॉर्मेशनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका भी याद रखेंगे, बाकी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे उसको। कन्फॉर्मेशनल एनर्जी इज आल्सो नॉन एज रोटेशनल बैरियर एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी बैरियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ये भी हम लोग आगे देख पाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यहाँ पे है, ऑल कन्फॉर्मेशंस अदर देन स्टेगर्ड और इक्लिप्स आर नॉन एज स्क्यू कन्फॉर्मेशंस। हम लोग आगे देखेंगे कि मेनली तो रहता है दो, इक्लिप्स और स्टेगर्ड, इसके अलावा जो भी बीच में बनेगा वो क्या रहता है, स्क्यू कन्फॉर्मेशंस। अब इसके अलग अलग फैक्टर है, कुछ नया नया टर्म है उसको देखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशंस, कन्फॉर्मेशंस जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलप होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, तो उसका स्टेबिलिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट रहता है इसमें, फर्स्ट टर्म आता है टॉर्जनल स्ट्रेन। अब ये टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, देख लीजिएगा आप लोग। द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट ऑन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रजेंट ऑन एडजेसेंट एटम इज नॉन एज टॉर्जनल स्ट्रेन, या इसको इक्लिप्स स्ट्रेन भी बोला जाता है। टॉर्जनल स्ट्रेन और इक्लिप्स स्ट्रेन देखते हैं इसको भी, जस्ट इसके नीचे हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। वेंडर वाल स्ट्रेन, द रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप्स, यहाँ पे क्या रखना था, टू ग्रुप्स प्रजेंट ऑन डिफरेंट एटम इज नॉन एज वेंडर वाल स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉर्जनल स्ट्रेन जो होता है वो किसके बीच में रिपल्सन को बता रहा होता है, बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड के बीच में रिपल्सन को। जबकि वेंडर वाल स्ट्रेन क्या होता है, दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन को हम लोग क्या बोल रहे होंगे वहाँ पे, वेंडर वाल स्ट्रेन। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक नोट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे है। तो वो नोट क्या है यहाँ पे है, द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम इन ऑल द कन्फॉर्मेशन। जितना भी कन्फॉर्मेशन देखेंगे उसका बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल क्या रहता है, वो सब सेम रहेगा वहाँ पे। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
चलिए हम लोग समझते हैं अब यहाँ पे है कि एक्चुअल में जो आ रहा था टॉर्जनल स्ट्रेन और वैन डर वाल स्ट्रेन वो होता है क्या यहाँ पे। एक एग्जांपल से दिखाया जा रहा है यहाँ पे है कि कार्बन है यहाँ पे कोई भी ग्रुप है इधर यहाँ पे है। अब दो ग्रुप अगर ले लिया गया यहाँ पे है, तो एक ये ग्रुप लिया गया यहाँ पे है और एक ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे दो बॉन्ड, दोनों कार्बन आ रहा है, इस कार्बन पे ग्रुप है और दूसरे कार्बन पे भी एक ग्रुप लगा हुआ है। दोनों बॉन्ड के बीच का जो रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड आ रहा था और एक ये बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड के बीच का जो रिपल्सन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टॉर्जनल स्ट्रेन। और दोनों जो ग्रुप है, ग्रुप के बीच में रिपल्सन को हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, वैन डर वाल स्ट्रेन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। दो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्जनल स्ट्रेन। और दो ग्रुप के बीच के रिपल्सन को क्या बोलना है, वैन डर वाल स्ट्रेन। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म और भी रहता है यहाँ पे, डायहेड्रल एंगल। तो एक एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और भी देख लेंगे यहाँ पे, डायहेड्रल एंगल। नॉर्मल ये क्या होता था, बॉन्ड एंगल, ये डिफरेंट थिंग है यहाँ पे। बॉन्ड एंगल के, ये नहीं, बॉन्ड एंगल नहीं है। बॉन्ड एंगल क्या होता था इस केस में, यहाँ पे एक ही प्लेन में होता था। मानते थे कि आप लोग ए बी सी, इस ये एक ही प्लेन में थी, ये एंगल ए बी सी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता था थीटा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, डायहेड्रल एंगल। तो डायहेड्रल एंगल क्या होता है इस केस में, यहाँ पे है इंटरप्लेनर एंगल। इंटरप्लेनर एंगल इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। सिंपल सा डिफिनेशन है डायहेड्रल एंगल का। दो प्लेन के बीच में जो कुछ एंगल डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, डायहेड्रल एंगल। जो कि थ्री डायमेंशनल फिगर में दिखाया गया क्लियरली यहाँ पे है कि ये दो प्लेन आ रहा है, एक ये अगर एक्स वाई जेड प्लेन है तो ये एक्स वाई प्लेन में अगर यहाँ पे है, तो इसके बीच का जो एंगल है, दो प्लेन के बीच में जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायहेड्रल एंगल। अब यहाँ पे सी और एक्स अगर एक ही साइड, तो यहाँ पे जो थीटा है ये डायहेड्रल एंगल, वो क्या है इस केस में यहाँ पे, जीरो आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, तो थीटा इजकल टू जीरो। अब ये एक्स और एक्स अगर ये 180 पे आ रहा है, दैट मीन यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, ये 180 डिग्री। एक्स और एक्स अपोजिट आ रहा है यहाँ पे 180, तो ये कौन सा एंगल है यहाँ पे, डायहेड्रल एंगल। इसको हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट इस केस में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। जितना भी ऊपर हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे, डिफिनेशन पढ़े थे, सबका यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे एक्चुअल में होता है क्या है। तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, CH3 अब यहाँ पे सबसे पहले जो CH3 है, इसका हम लोग न्यूमॉन प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे। और न्यूमॉन प्रोजेक्शन हम लोग स्टार्टिंग क्लास में देखे थे, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ा था। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था, लाइक वेज डाइस, न्यूमॉन, साहर्स, और एक हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा था वहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी हम लोग कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस या किसी कंपाउंड का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम लोग न्यूमॉन प्रोजेक्शन में ही प्रोजेक्ट करेंगे। उसी केस में, उसी प्रोजेक्शन में यहाँ पे दिखाना रहेगा। और आप लोगों को याद हो कि न्यूमॉन प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते थे, दो कार्बन अगर आ रहा है तो किसी एक कार्बन को फ्रंट कार्बन मानते थे, इसको 1 और इसको 2 बोले, तो इसको फ्रंट कार्बन, और एक को बैक कार्बन यहाँ पे मानते थे। और फ्रंट कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पॉइंट से, और बैक कार्बन को सर्कल से। तो यहाँ पे आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि न्यूमॉन प्रोजेक्शन को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फिर ये चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे एक को फ्रंट कार्बन अगर माना है 1 को, तो ये 1 आ रहा था जो पॉइंट वाला कार्बन था, और जो बैक कार्बन था जिसको कि सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा था वो सेकंड कार्बन है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको यहाँ पे हम लोग फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से दिखाते हैं थ्री डायमेंशनल में। यहाँ पे उसके बीच में कोई बॉन्ड अलग से नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। अब जो फ्रंट कार्बन था उससे वहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी कनेक्टेड था। इस एक H को यहाँ पे दिखा दिए, एक H को इधर दिखा रहे हैं और एक H को दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो कि फ्रंट कार्बन से कनेक्टेड है। अब जो सेकंड कार्बन जो बैक कार्बन था उससे भी 3 H कनेक्टेड है, तो उस H को भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस केस में। यहाँ पे H जो कि बैक कार्बन से दिखाया जा रहा है कनेक्टेड है H। अब इस केस में क्या होता है यहाँ पे है, बेसिकली हम लोग दिखा रहे हैं जस्ट एडजेसेंट में यहाँ पे, बट एक्चुअल में एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा यहाँ पे। 3D में अगर सोचेंगे आप लोग, एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे रहता है ये जो H और H है यहाँ पे, 3 डायमेंशन में अगर सोचेंगे। तो 2D में दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट में दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो और जब एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट में दिखा रहे हैं, आगे पीछे होगा H और H, तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं यहाँ पे, न्यूमॉन प्रोजेक्शन का इक्लिप्स फॉर्म।
इसको क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन का इक्लिप्स फॉर्म। अब क्या यहाँ पे है, इसको 60 डिग्री से रोटेट करा देते हैं यहाँ पे। अब देखने अगर एक पॉइंट याद हो ऊपर का, उन्होंने पढ़ा था कि नंबर ऑफ कन्फर्मर्स इन एनी कंपाउंड इज इनफाइनाइट। उसमें क्या था, इनफाइनाइट आ रहा था वहाँ पे, दैट मीन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट और रोटेशन के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ कन्फर्मर्स इनफाइनाइट हो सकता था। दैट मीन्स ये 1 डिग्री पे भी रोटेट करने के बाद एक नया कन्फर्मर्स बन जाएगा, 2 डिग्री पे भी रहेगा, 2.5 डिग्री पे भी रोटेशन के बाद नया कन्फर्मर्स बनेगा। तो बहुत सारे कन्फर्मर्स आ सकते हैं, बट मेनली जो स्टेबल कन्फर्मर्स बनेंगे उसी को हम लोग काउंट करेंगे। तो मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दिया यहाँ पे, और जैसे 60 डिग्री से रोटेट करा दिया, और किसको 60 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं यहाँ पे है, तो फ्रंट कार्बन को फिक्स मानते हुए बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और जब बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं इस केस में यहाँ पे है, तो फ्रंट कार्बन तो एच डी रह जाएगा, वहाँ पे एच और एच जैसे था वैसे रह जाएगा। अब बैक कार्बन का जो एच था, अभी यहाँ पे डायहेड्रल एंगल क्या आ रहा था इस केस में, 0 डिग्री, फर्स्ट वाले केस में, इक्लिप्स वाले केस में। अब यहाँ पे डायहेड्रल एंगल क्या आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल एक टर्म आ रहा था यहाँ पे, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। ये क्या था, C1, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है, और ये क्या था, C2। तो यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल आ रहा है वो किसके बीच के एंगल है, यहाँ पे है H, C1, C2 और दूसरा H, उसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायहेड्रल एंगल। और जब इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं इक्लिप्स वाले फॉर्म को, तो जो नया फॉर्म आता है, जो नया कन्फर्मर्स बनता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेगर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे और भी इसको अगर 60 डिग्री से रोटेट करा दिया जाए इस केस में यहाँ पे है, तो फिर से ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट वाला केस ही आ जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म ही आ जाएगा फिर से। ये कौन सा फॉर्म आ जा रहा है फिर से यहाँ पे, इक्लिप्स फॉर्म फिर से आ जा रहा है वहाँ पे। अब इसको कब तक रोटेट कराएंगे यहाँ पे हम लोग, तो रोटेशन जो कराना यहाँ पे है, 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं और 360 डिग्री तक जाना है हम लोगों को, जो रोटेट कराना है वहाँ पे। तो 0 से 360, अभी तक 120 तक ही रोटेशन हुआ है, तो इसको फिर से रोटेट कराएंगे यहाँ पे है। फिर से अगर 60 डिग्री से रोटेट कराया जाए तो फिर से ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे है, स्टेगर्ड फॉर्म आ जाता है इस केस में यहाँ पे है। फिर से इसको 60 डिग्री से रोटेट करा रहा है यहाँ पे है, तो फिर से कौन सा केस आ जाता है यहाँ पे है, इक्लिप्स। में शॉर्ट में इसको ई लिख देता हूँ यहाँ पे, ECL, इक्लिप्स केस आ जाएगा यहाँ पे। फिर से इसको अगर 60 डिग्री से रोटेट कराया जा रहा है तो फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे है, स्टेगर्ड फॉर्म आ जाता है यहाँ पे। और फिर से अगर इसको रोटेट कराया जाए इस केस में यहाँ पे 60 डिग्री से, तो फिर से कौन सा फॉर्म आ जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म। तो अगर आप रोटेशन टोटल देखेंगे इस केस में, 60, 120, 180, 240, 300 और 360, तो 360 रोटेशन आ गया है। तो मुझे जो रोटेशन देखना है 0 to 360 के बीच में नंबर ऑफ कन्फर्मर्स कितना आ रहा है यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें इक्लिप्स, स्टेगर्ड, ये इक्लिप्स, स्टेगर्ड, इक्लिप्स, स्टेगर्ड, और फिर क्या बनना, इक्लिप्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा है वो कितना स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे है, 3 स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा है, ये भी स्टेगर्ड। और स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे रोटेशन। तो 3 स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। अब देखना कि इसमें स्टेगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म में से दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो दोनों में से अगर ज़्यादा स्टेबल की बात करते हैं यहाँ पे है, तो स्टेगर्ड फॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा इक्लिप्स फॉर्म से। ये तो पहले आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टेगर्ड फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म ड्यू टू टॉर्जनल स्ट्रेन एंड वैन वाल स्ट्रेन उसमें मिनिमाइज हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो टॉर्जनल स्ट्रेन और वैन वाल स्ट्रेन टर्म आ रहा था ऊपर, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वहाँ पे। तो जो टॉर्जनल स्ट्रेन है यहाँ पे क्या रहेगा, 0 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। और टॉर्जनल स्ट्रेन का दूसरा नेम क्या था, इक्लिप्स स्ट्रेन। दैट मीन्स इक्लिप्स वाले केस में टॉर्जनल स्ट्रेन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। और यहाँ पे जो रिपल्सन है बॉन्ड पेयर के बीच में वो 60 डिग्री एंगल पे आ गया, डायहेड्रल एंगल यहाँ पे है। तो यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन जो हो रहा था वो मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी टॉर्जनल स्ट्रेन इसमें नहीं रहता है। तो स्टेगर्ड वाले फॉर्म में कोई भी टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होगा। और वैन डर वाल स्ट्रेन भी क्या होता है, इसमें मिनिमाइज हो जाएगा। एच और एच के बीच में जो रिपल्सन होगा यहाँ पे है वो भी कम हो जाता है इस केस में। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या बोल पाएंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन भी कम है और वैन डर वाल स्ट्रेन भी कम है। और दोनों स्ट्रेन अगर कम है यहाँ पे है, इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन तो बिल्कुल जीरो हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है यहाँ पे।
जिसके चलते स्टेगर्ड फॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहेगा इक्लिप्स फॉर्म से। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें स्टेगर्ड फॉर्म कितना आ रहा था, यहाँ पे टोटल 3 स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा था। तो इसमें जो नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बताएंगे हम लोग इथेन का, तो जितना स्टेबल कन्फर्मर्स है उतना ही नंबर ऑफ कन्फर्मर्स हम लोग बताएंगे। तो नंबर ऑफ कन्फर्मर्स क्या आ रहा है इस केस में, यहाँ पे है 3। तो नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पूछा जाए तो वो भी 3 बताएंगे, या नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स पूछा जाए तो वो भी 3 रहेगा। अब देखना है कि इसका हम लोग एक इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं वो किसके बीच में ड्रॉ करते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी एंड डायहेड्रल एंगल के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग इस केस में। और जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस केस में यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस केस में, तो यहाँ पे 2 फॉर्म आ रहा था इस केस में, एक इक्लिप्स फॉर्म और एक स्टेगर्ड फॉर्म। तो जब डायहेड्रल एंगल थीटा का वैल्यू 0 था, 0 का मतलब मैं इस डायहेड्रल एंगल का मतलब क्या था, यहाँ पे है डायहेड्रल का वैल्यू अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स वहाँ पे ये इक्लिप्स फॉर्म में है, और 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया जा रहा है तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, स्टेगर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री रहेगा इस केस में यहाँ पे है, तो उस केस में क्या रहा है, यहाँ पे है इक्लिप्स फॉर्म। और इक्लिप्स फॉर्म का एनर्जी क्या है यहाँ पे, ज़्यादा, और एनर्जी अगर ज़्यादा दिया हुआ इस केस में दैट मीन्स वो लेस स्टेबल। तो ये 1 दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं शॉर्ट में इसको लिख भी देता हूँ, ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे है इक्लिप्स। ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे है स्टेगर्ड। ये भी किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे है इक्लिप्स स्टेगर्ड। ये भी क्या आ रहा था, इक्लिप्स स्टेगर्ड, और ये फिर क्या रहेगा, इक्लिप्स। और मैंने अभी बताया था कि स्टेगर्ड का स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होता है इक्लिप्स वाले से। और ये 60 डिग्री पे रोटेशन के बाद ये स्टेगर्ड मिल रहा था, फिर 120 पे रोटेट करा देते हैं इसको, 0 डिग्री से डायरेक्टली 120 पे ले जाएंगे तो फिर से इक्लिप्स मिल जाएगा। 180 पे स्टेगर्ड, 240 पे इक्लिप्स, 300 पे स्टेगर्ड, और 360 पे फिर से इक्लिप्स मिल जाता है इस केस में यहाँ पे। तो इसमें जो यही आ रहा था। अब इसमें देखना है कि जो स्टेगर्ड फॉर्म है, तीनों का स्टेगर्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी क्या रहता है, सेम। दैट में उसका जो लाइन ड्रॉ किया गया वो तीनों स्टेगर्ड फॉर्म का एनर्जी सेम है यहाँ पे है। और ये जो इक्लिप्स फॉर्म आ रहा था वहाँ पे है, उसका भी एनर्जी यहाँ पे सेम दिखाया गया जितना भी इक्लिप्स था। इसमें 2 ही फॉर्म था, एक स्टेगर्ड और एक इक्लिप्स। स्टेगर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा था, दैट में उसका पोटेंशियल एनर्जी कम दिखाया जा रहा है यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो लिखा गया कि ऑल कन्फर्मर्स ऑफ इथेन आर डी जनरेट, उसका क्या मीनिंग उसको देखना है कि डी जनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी का। तो जो भी कन्फर्मर्स है इसमें वो सब सेम एनर्जी का कन्फर्मर्स आ रहा है। दैट मीन्स तीनों जो स्टेबल कन्फर्मर्स है, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है इस केस में। दैट मीन्स इसका जो कन्फर्मर्स रहता है इथेन का वो क्या होता है, डी जनरेट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है, ऑल द कन्फर्मर्स आर इथेन आर डी जनरेट। ये क्या रहेगा इस केस में, डी जनरेट रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आता है, यहाँ पे है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन आ रहा है इस केस में यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं लोग, कंसीडर जो करना है, जो पॉइंट यहाँ पे मान के चलना है वो क्या है, किसके बीच में यहाँ पे न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे C2 एंड C3 के बीच में, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वहाँ पे। तो C2 C3 के बीच में ड्रॉ करना है, दैट मीन इसके बाद रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन हो रहा है सिंगल बॉन्ड के बाद। और सिंगल बॉन्ड के बाद जो फ्री रोटेशन होता है तो उसी से जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म मिलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्फर्मर्स। तो यहाँ पे C2 C3 के बीच में अगर बोला जा रहा है कन्फर्मर्स एनालिसिस करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग C2 C3 को, तो जिसके बीच में बोला जाए तो उसी के बीच में हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो C2 C3 के बीच में बोला जा रहा है तो C2 को किसी एक को फ्रंट कार्बन और किसी एक को बैक कार्बन, तो इसको हम लोग फ्रंट कार्बन मान लेते हैं। और ये क्या है, बैक कार्बन यहाँ पे है। तो इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रंट कार्बन, और एक बैक कार्बन आ रहा है यहाँ पे है, जिसको कि सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रंट कार्बन को पॉइंट से। अब इसी फ्रंट कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है यहाँ पे, एक CH3 कनेक्टेड है और 2 H भी कनेक्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस फ्रंट कार्बन से जो एक CH3 कनेक्टेड है उसको दिखाया जा रहा है, और 2 H को भी दिखाया जा रहा है इस केस में यहाँ पे। अब बैक कार्बन से भी क्या आ रहा था इस केस में, यहाँ पे है एक CH3 कनेक्टेड आ रहा था और 2 H कनेक्टेड आ रहा था यहाँ पे। तो एक CH3 दिखाया जा रहा है इस केस में यहाँ पे, और 2 H को भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सा फॉर्म है, जितना भी ग्रुप है या बॉन्ड एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, इक्लिप्स फॉर्म।
और इसमें इक्लिप्स में भी एक स्पेशल टाइप का इक्लिप्स है यहाँ पे है। दोनों जो लार्जर ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा था, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग इस केस में फुल्ली इक्लिप्स। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, FULLY फुल्ली इक्लिप्स। अब जब इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, और रोटेशन यहाँ पे किसका कर रहे हैं, रोटेशन हम लोग बैक कार्बन का। और बैक कार्बन को अगर 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए इसमें क्लॉकवाइज, तो ये क्या रहेगा, इसमें एक नया फॉर्म मिल जाएगा ये। तो ये कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, स्टेगर्ड फॉर्म। बट ये स्पेशल टाइप का स्टेगर्ड है, तो इसका जो फेमस नेम है स्टेगर्ड फॉर्म का, उसको हम लोग बोलते हैं गौचे फॉर्म। तो स्टेगर्ड गौचे स्टेगर्ड भी बोला जाता है, या सिंपली इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं यहाँ पे है, गौच फॉर्म, GAUCHE। इसको कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं हम लोग, गौच फॉर्म। अब इसको फिर से अगर 60 डिग्री से रोटेट करा दिया जाए इस केस में यहाँ पे है, तो CH3, अब ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन इसके H और CH3 ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। तो जैसे इस फॉर्म में आ गया, तो ये भी जो एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है बॉन्ड और ग्रुप, दैट मीन्स। बट यहाँ पे जो CH3 वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये फुल्ली इक्लिप्स ना होकर इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे है, पार्शियली इक्लिप्स। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे है, पार्शियली इक्लिप्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट करा देंगे यहाँ पे। कब तक रोटेशन कराएंगे, अप टू 360। जैसे इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दे रहे हैं, तो अब ये CH3 इधर आ जा रहा है यहाँ पे। अब जो CH3 है यहाँ पे, ये CH3 जो लार्जर ग्रुप आ रहा था इसमें मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे आ गया है। बेसिकली ये भी स्टेगर्ड फॉर्म है, बट जो दोनों लार्जर ग्रुप है वो एंटी पोजीशन पे आ रहा था, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे है, एंटी स्टेगर्ड। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंटी स्टेगर्ड। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, एंटी स्टेगर्ड। अब क्या करते हैं, इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट करा देते हैं यहाँ पे। जैसे इसको 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे हम लोग यहाँ पे, अब क्या रहेगा, ये CH3H एक दूसरे को फिर से यहाँ पे आ जाए तो ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, बट लार्जर ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या रहेगा यहाँ पे है, पार्शियली इक्लिप्स। ये क्या रहेगा यहाँ पे है, पार्शियली इक्लिप्स। अब यहाँ पे फिर से इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जैसे 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे इस केस में यहाँ पे है, तो ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये CH3 का कौन सा फॉर्म आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, देखें ऊपर आप, ये क्या आ रहा था, गौच फॉर्म। हम लोग क्या बोल रहे थे ऊपर, गौच फॉर्म आ रहा था यहाँ पे, या गौच स्टेगर्ड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे ये 300 तक ही रोटेशन हुआ, इसको फिर से अगर रोटेट करा दिया यहाँ पे 60 डिग्री से, जैसे इसको 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो ये कौन सा फॉर्म आ जाता है यहाँ पे, इसका जो फॉर्म मिल जाता है इस केस में यहाँ पे, एक सर्कल है, एक पॉइंट है यहाँ पे, CH3H और H। अब ये CH3 रोटेशन के बाद इधर आ जाएगा यहाँ पे। CH3 को यहाँ पे जस्ट बगल में दिखा रहे हैं यहाँ पे, CH3H, और ये भी क्या रहेगा यहाँ पे, H। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, 360, 60, 120, 180, 240, 300 और 360। इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, तो ये CH3 एक दूसरे को ओवरलैप कराती है, फर्स्ट वाला केस है। इसको हम लोग क्या बोले यहाँ पे, फुल्ली इक्लिप्स। इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग यहाँ पे, फुल्ली इक्लिप्स केस आ जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें स्टेगर्ड फॉर्म कितना आ रहा है। यहाँ पे भी जो स्टेगर्ड केस है वो मेनली 3 आ रहा है यहाँ पे, गौच स्टेगर्ड, एंटी स्टेगर्ड, और फिर से गौच आ रहा है, गौच स्टेगर्ड। तो जो स्टेगर्ड फॉर्म है वही स्टेबल होता है इसमें। तो मेनली इसमें जो स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा है, जो स्टेबल फॉर्म आ रहा है कन्फर्मर्स का, वो कितने डिग्री के रोटेशन के बाद आ रहा है, 60 डिग्री रोटेशन के बाद आ रहा था, 180 डिग्री रोटेशन के बाद आ रहा था, एंड 300 डिग्री रोटेशन के बाद आ रहा था। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे है कि नॉर्मल ब्यूटेन या इथेन का जो हम लोग प्रीवियस केस देखे थे, उसमें कितने एंगल से रोटेट कराया जाए, कितने एंगल पे स्टेबल कन्फर्मेंस मिलता है। तो 60 डिग्री, 180 पे और 300 पे स्टेबल कन्फर्मेंस मिलेगा। और इसमें भी नंबर ऑफ़ कन्फर्मर्स पूछा जाए तो वो भी क्या बताएंगे, 3 ही, क्योंकि इसमें भी 3 स्टेबल कन्फर्मर्स बन रहा है, 3 ही स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ कन्फर्मर्स इन नॉर्मल ब्यूटेन क्या होगा, 3। अब इसका हम लोग एक एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ अगर ड्रॉ करें यहाँ पे है, और वो ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो इस केस में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी एंड डायडल एंगल के बीच में। अब यहाँ पे देखना है कि 3 स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा था, 2 तो गॉच आ गया, इस दोनों का एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सेम, दोनों सेम, दोनों का स्टेबिलिटी क्या होगा, बराबर।
बट एक डिफरेंट फॉर्म भी आ रहा था एंटी। अब देखना था कि यहाँ पे एंटी और गॉच में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा यहाँ पे है। तो एंटी और गॉच में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे है एंटी वाला, क्योंकि यहाँ पे जो लार्जर ग्रुप है एक दूसरे के बीच में जो रिपल्सन होगा दोनों लार्जर ग्रुप के बीच में क्या होगा, वो सबसे कम होगा। इस केस में भेंडरवाल टॉर्जन भेंडरवाल स्ट्रेन जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। और भेंडरवाल स्ट्रेन अगर मिनिमाइज हो गया और इसमें भेंडरवाल स्ट्रेन अभी भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एंटी स्टेगर्ड, दैट मीन्स स्टेबिलिटी जो रहेगा एंटी स्टेगर्ड का ज़्यादा रहेगा गॉच वाले फॉर्म से। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख भी देता हूँ नीचे यहाँ पे है कि इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा इस केस में यहाँ पे है। अब चारों में भी कंपेयर कर सकते थे हम लोग यहाँ पे। तो चारों में अगर कंपेयर करें तो मैं अगर शॉर्ट में लिख दूँ यहाँ पे है कि कौन सा फॉर्म आ रहा था, फुल्ली इक्लिप्स। ये कौन सा फॉर्म था इसमें, गॉच। ये कौन सा केस आ रहा था यहाँ पे है, पार्शली इक्लिप्स। और ये कौन सा केस आ रहा था, एंटी स्टेगर्ड। एंटी स्टेगर्ड। तो यहाँ पे और फिर तो वो रिपीट कर रहा था यहाँ पे, यही 4 डिफरेंट केस आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्टेबिलिटी की बात करें, अगर यहाँ पे है स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा यहाँ पे है, एंटी स्टेगर्ड, देन गॉच। क्योंकि वो दोनों कौन सा केस था, स्टेगर्ड वाला था। तो स्टेगर्ड हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा इक्लिप्स वाले से, गॉच, देन पार्शियली इक्लिप्स, देन फुल्ली इक्लिप्स। अब फुल्ली इक्लिप्स जो आ रहा है यहाँ पे जो लार्जर ग्रुप है उसके बीच में टॉर्जनल स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा है दो बॉन्ड के बीच में, और दोनों ग्रुप के बीच में वेन डर वाल स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा होगा, लार्जर ग्रुप के साथ रिपल्सन वहाँ पे आ रहा होगा। दैट मीन्स फुल्ली इक्लिप्स हमेशा लास्ट में रहेगा ये। तो इसी को अगर दिखाया जाए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, इसको अगर 1-2 में बोल दिया जाता है इस केस में कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 आ रहा था, और आफ्टर सिटी और भी रोटेट करा रहे थे मुझे ऊपर मैंने दिखाया था तो वो क्या आ रहा था, 7 आ रहा था यहाँ पे। तो इसी का एक ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए यहाँ पे, तो जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे इस केस में यहाँ पे हम लोग, तो ये क्या रहा था इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये क्या रहा था इसमें, 7। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं इस केस में यहाँ पे, तो ये कौन सा फॉर्म आ रहा था, फुल इक्लिप्स। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी था एंटी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स उसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ये किसके बीच का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी एंड डायहेड्रल एंगल। ये क्या यहाँ पे है, डायहेड्रल एंगल के बीच का ग्राफ। अगर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री आता तो ये कौन सा केस आ रहा था यहाँ पे, गॉच। मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, जी ए, गॉच फॉर्म। थर्ड वाला क्या था इसमें, पार्शली इक्लिप्स। फोर्थ क्या था इसमें, एंटी। और फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, सबसे कम, ग्राफ में दिखाएंगे यहाँ पे है। फिर गॉच का था, तो गॉच कब कब आ रहा था, 60 डिग्री पे और 300 पे यहाँ पे है। तो गॉच का स्टेबिलिटी एंटी के बाद फिर क्या था, गॉच, दैट में उसका एनर्जी यहाँ पे दिखाएंगे इस केस में। और फिर क्या था, पार्शली इक्लिप्स। और फुल इक्लिप्स सबसे लेस स्टेबल था, दैट में उसका एनर्जी जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ कन्फर्मर्स इन नॉर्मल ब्यूटेन क्या रहेगा, 3, जो हम लोगों ने पहले बता भी रखा था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्फर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन आर नॉन डीजनरेट। वो क्या रहा था, नॉन डीजनरेट। तो इसका मतलब क्या था कि नंबर ऑफ कन्फर्मर्स कितना आ रहा था इस केस में यहाँ पे, 3। तो तीनों जो कन्फर्मर्स आ रहा था स्टेबल कन्फर्मर्स, उसका एनर्जी सेम नहीं है। इंटेक एनर्जी कम है और गॉच का एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे। तो एनर्जी सेम नहीं है, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोले, नॉन डीजनरेट कन्फर्मर्स। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट कन्फर्मर्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। तो अगला पार्ट भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तो फिर एक्चुअल में कन्फर्मर्स आपको समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में होता है क्या वहाँ पे है। तो थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं इसको सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। थैंक यू।